नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस पे। आज मैं आपको बताऊंगा कि 5 मेंस के क्वेश्चन में 5 अलग-अलग तरीके से आप आंसर को इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हो। और इसके अलावा वील आल्सो ट्राई टू डिस्कस कि रेलेवेंट चीज़ें क्या आपने ध्यान देनी है जब आपने आंसर लिखना है। तो सबसे पहला जो सवाल है वो ये रहा हमारे सामने। क्वेश्चन कहता है ऑफिस ऑफ द गवर्नर इज एक्सपेक्टेड टू फंक्शन एज अ न्यूट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन रादर देन एजेंट ऑफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट। एक स्टेटमेंट दे दी गई है, उसके बाद बोला गया है इन द लाइट ऑफ रीसेंट कंट्रोवर्सीज एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल रोल एंड चैलेंजेस ऑफ द गवर्नर ऑफिस। अब मेन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन तो यहां पे आ जाती है, जहां वो कहता है कि गवर्नर की जो पोजीशन है उसको लेकर जो विवाद है, चैलेंजेस हैं, उनको आप डिस्कस करें। लेकिन बिफोर एड्रेसिंग द डिमांड, मेन डिमांड, वी हैव टू रिस्पेक्ट दिस स्टेटमेंट। ये वाली जो स्टेटमेंट है इसको हम इग्नोर या दरकिनार नहीं करके सीधा इस पे आ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं इनिशियली, और मैं अपने मेंटरशिप सेशंस में स्टूडेंट्स को बार बार ये गलती दोहराने से रोकता हूं। आर्टिकल 153 से लेकर 167 के बीच में गवर्नर के बारे में बताया गया है। दिस इज एन आर्टिकल स्टाइल इंट्रोडक्शन। आई विल गिव 5 स्टाइल्स ऑफ इंट्रोडक्शन इन ऑल द 5 आंसर्स। उसके बाद मैं कॉन्स्टिट्यूशनली उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं उसको लिस्ट डाउन कर दूंगा कि गवर्नर के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स है, गवर्नर्स को बिल्स को असेंट देना होता है, गवर्नर्स को आर्टिकल 356 के अंदर पावर्स हैं। और इनफैक्ट हम ये बात बताएंगे दैट डॉक्टर अंबेडकर during the constituent assembly had imagined कि no functions which he can discharge by himself, ऐसा कुछ आइडिया गवर्नर की पोजीशन के लिए होना चाहिए, यानी नॉमिनल होना चाहिए। पर असलियत में क्या होता है? असलियत में होती है कंट्रोवर्सीज और कंटेंशंस। इसका मतलब हम आ गए हैं मेन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन पे। आप देखोगे कि जिस तरीके से टॉपर्स अपने आंसर्स लिखते हैं वो बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं लिखते, एक्सप्लेनेटरी डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेस नहीं लिखते, बल्कि छोटे छोटे सेंटेंस लिखते। किन चीजों पे कंटेस्टेशन होता है? कंटेस्टेशन होता है डिस्क्रिशन इन मैटर्स ऑफ इनवाइटिंग अ पार्टी टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। डिस्क्रिशन होता है इन मैटर्स ऑफ रिजर्विंग बिल्स अंडर आर्टिकल 200। डिस्क्रिशन होता है समनिंग एंड प्रोरोगिंग सेशंस के ऊपर, जिसके ऊपर बार बार सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है। इसके रीसेंट एग्जांपल्स आप एक डायग्राम के फॉर्म में भी दिखा सकते हो। एक डायग्राम में रीसेंट इश्यूज को हाईलाइट करते हुए आप एक हब एंड स्पोक वाला डायग्राम भी बता सकते हो, जिसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, पंजाब, वेस्ट बंगाल, ये जो स्पेसिफिक गवर्नर से रिलेटेड मामले थे, गवर्नर से रिलेटेड उनकी पावर्स और उसके मिसयूज से रिलेटेड मामले थे, वो सामने आते हैं। लास्टली हम इसमें बताएंगे दैट हाउ जुडिशरी हैज इंटरप्रेटेड, ठीक है, हाउ जुडिशरी हैज इंटरप्रेटेड एंड व्हाट इज वे फॉरवर्ड। तो इसमें हमारे पास इतना ही रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो कह रहा है क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल रोल एंड चैलेंजेस। तो हमने पॉजिटिव लाइट में यानी कि एक्सपेक्टेशन सेट की कि गवर्नर से एक्सपेक्टेशन क्या है। फिर हमने बताया कि अपार्ट फ्रॉम एक्सपेक्टेशन व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग एंड हाउ जुडिशरी हैज रिस्पॉन्डेड। लास्टली बिफोर गोइंग वी विल गो फॉर द वे फॉरवर्ड। सरकारिया कमीशन ने कहा कि हमेशा गवर्नर को अपॉइंट करने से पहले सीएम को कंसल्ट करो। पुंछी कमीशन ने कहा कि उनकी टर्म को स्टैट्यूटरी 5 इयर्स की लिमिट के ऊपर रख दो। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि एक बॉडी जिसमें वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा स्पीकर, सीएम हो, उनके द्वारा गवर्नर का रिकमेंडेशन जाना चाहिए रादर देन सिंपली अपॉइंटिंग बाय द सेट। कंक्लूजन में हम ये लिखेंगे कि गवर्नर को एक फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड की तरह काम करना चाहिए। मस्ट बी इंसुलेटेड फ्रॉम पार्टिजन कैप्चर एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ये भी हम यहां पे चिपका देंगे, ये कीवर्ड, और फिर हमारा आंसर हो जाएगा बेहतरीन, ताजा तरीन। अब यही चीजें जो है वो आपको मैं डेली बेसिस पे समझाता हूं हमारे मेंस के सेशंस के अंदर, जो हम 2027 के लिए अपने मेंटरशिप कोर्स के अंदर वी आर रनिंग। And there I am taking care of all the students who have to prepare for mains by January 2027, ताकि वो अपने प्रीलिम्स की तैयारी के ऊपर फोकस कर सके। तो वहां पे हम हर हफ्ते एक आंसर राइटिंग सेशन करते हैं, डेली हम आंसर राइटिंग के क्वेश्चंस देते हैं स्टूडेंट्स को, और प्रीलिम्स की एमसीक्यू बेस्ड तैयारी को भी हम उसके साथ इंटीग्रेट करके चलते हैं। वेबसाइट पे जरूर जाना और देखना कि इस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीजें और अवेलेबल है। दूसरा जो सवाल है वो आपको डेटा के हिसाब से मैं इंट्रोड्यूस करके दिखाऊंगा। दूसरा सवाल कहता है फाइनेंशियल डिपेंडेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स ऑन हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट अंडरमाइंस द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन।
आप इस मेंस अ डे इनिशिएटिव को यूज करने का बेस्ट तरीका ये समझें कि इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव में जो क्वेश्चन आता है उसको आप नोट कर ले, उसके बाद उसे लिखे और उसके बाद इस वीडियो को देखें, बेहतर चीजें क्लियर होंगी। दूसरा तरीका है कि पहले मेरी एक्सप्लेनेशन सुने, उसके बाद इसके आंसर्स लिखें। अब क्रिटिकली एग्जामिन दिस स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट है? दैट फाइनेंशियल डिपेंडेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स ऑन हायर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट अंडरमाइंस द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। और उसके बाद ये कह रहा है कि एग्जामिन दिस स्टेटमेंट। यहां पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन आगे कह रहा है कि सजेस्ट मेजर्स टू स्ट्रेंथन द ऑटोनॉमी ऑफ लोकल बॉडीज। इसका मतलब लोकल बॉडीज की फाइनेंसेस को इंप्रूव करने के लिए और ताकि वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर ग्रांट्स के लिए डिपेंडेंट ना रहे, इसके लिए आप क्या सुझाव देंगे। ये याद रखिएगा कि किसी भी क्वेश्चन में अगर इन एनी केस आपको चैलेंजेस लिखने होते हैं, इन एनी केस किसी भी सवाल में आपको मेंस में चैलेंजेस लिखने होते हैं, टिप ये है कि कभी भी उसमें बिना वे फॉरवर्ड दिए या सजेशन दिए या रिकमेंडेशन दिए आप लोगों ने उसको रिजेक्ट नहीं करना है, आप लोगों ने उसको रिजेक्ट नहीं करना है। समझ रहे हो? अब देखो, ओन रेवेन्यू ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज इज बेयरली 1% ऑफ द जीडीपी इन इंडिया, वेयर ब्राजील, साउथ अफ्रीका और बाकी डेवलप्ड नेशंस में 4%, 5%, 6% के आसपास ये रहता है। इसका मतलब यह है कि हमने डेटा से एक स्टार्क प्रॉब्लम जो है आइडेंटिफाई कर ली है और उस प्रॉब्लम को हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। देखो नाउ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है लोकल फाइनेंसेस के लिए, कि संवैधानिक तौर पे दे हैव सर्टेन सब्जेक्ट्स, ठीक है, यू हैव स्टेट फाइनेंस कमीशन, यू हैव सेंट्रल फाइनेंस कमीशन एज वेल। तो इसमें वंस अगेन आप एक डायग्राम बना सकते हो। डायग्राम कैन बी अ पेंटागनल इन शेप, जिसमें ये 5 पॉइंट आप लिख सकते हो। एग्जिस्टिंग प्रोविजंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट फाइनेंस, ठीक है। यहां आसपास आर्टिकल बना दिए, आगे बढ़ गए क्योंकि अब हमने बताना है कि व्हाई दिस इज अ प्रॉब्लम। हम बताएंगे कि प्रॉपर्टी टैक्स की कलेक्शन की एफिशिएंसी कम है। आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि डिलेड कॉन्स्टिट्यूशन होता है स्टेट फाइनेंस कमीशन का, और अल्टीमेटली डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये हम पॉइंट्स क्लियर बताएं। कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में जो आपको गैप नजर आता है, पानी पड़ते ही, एक बारिश पड़ते ही जो नाले बहने लग जाते हैं, सड़कें ढहने लग जाती हैं, ये सारी चीजें इसी का तो नतीजा है। इलेक्टेड लोकल बॉडीज सिर्फ और सिर्फ इंप्लीमेंटेशन करती रह जाती हैं, उनके खुद की डिसीजन मेकिंग अर्बन प्लानिंग को लेकर कुछ नहीं होती, और क्रेडिट वर्दीनेस अर्बन लोकल बॉडीज की कम होती है, जिसकी वजह से ये लोग मार्केट में म्युनिसिपल बॉन्ड या कहीं और मार्केट से भी बोरो नहीं कर पाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसको मेजर को, इसको कैसे स्ट्रेंथन करना है, बिकॉज दिस इज व्हाट दे हैव आस्क्ड इन द क्वेश्चन। सजेस्ट मेजर्स टू स्ट्रेंथन द फिस्कल ऑटोनॉमी। तो फिस्कल ऑटोनॉमी मतलब स्टेट के, अर्बन बॉडीज के पैसे कैसे इंक्रीज हो, रेवेन्यू कैसे इंक्रीज हो, ये पॉइंट आपने बताना है। स्टेट फाइनेंस कमीशन को टाइम बाउंड बनाओ, बाइंडिंग बनाओ, जैसा कि 16th फाइनेंस कमीशन ने बोला भी है। इनफैक्ट 16th फाइनेंस कमीशन ने तो ये बोला है कि हम ग्रांट्स ही तब देंगे जब आप स्टेट फाइनेंस कमीशन को रेगुलरली कंस्टिट्यूट करेंगे और उसकी रिकमेंडेशन के आधार पे क्या एक्शन लिया गया है उसकी रिपोर्ट अपनी विधानसभा में जमा कराएंगे। इसके बाद लोकल टैक्स बेस बढ़ाने के लिए अलग अलग टाइप के नए टैक्सेस आप सजेस्ट कर सकते हो, जैसे एडवर्टाइजमेंट टैक्स, है ना, पंचायत की जमीन का इस्तेमाल करना फॉर कंडक्टिंग सम कॉमन इवेंट्स या एडवर्टाइजिंग इवेंट्स, जीआईएस बेस्ड डिजिटाइज्ड प्रॉपर्टी टैक्स की मैपिंग, पुणे और अहमदाबाद की सक्सेसफुल म्युनिसिपल बॉन्ड इशू करने की स्टोरी से जो अलग फाइनेंसेस आ सकते हैं, इंस्पायर होते हुए आप बाकी सिटीज को भी ये बता सकते हो। एंड अल्टीमेटली परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स, जैसा कि 16वें फाइनेंस कमीशन में, 16th फाइनेंस कमीशन में बताया गया है, उसको इंप्लीमेंट करें। एंड में कंक्लूड करते वक्त ये बताएं दैट डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स, फंक्शनरीज एंड फंक्शंस along with the fourth F, that is functionality, has to be done in order to achieve the Gandhian dream of democratic decentralization। अब आप देख रहे हो कि विकसित भारत विकसित शहरों के बिना नहीं बन सकता है। इस तरीके से भी आप कंक्लूजन लिख सकते हो। अगला सवाल देखते हैं,
अगला सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ये मैंने अपने 2026 के जो मेंस लिख रहे स्टूडेंट्स हैं उनको भी सॉल्व करवाया है, आंसर करवाया है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक इवेंट पे ये स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था दैट द इंडियन कंसेप्ट ऑफ धर्मा प्रीडेट्स कॉमन लॉ, रूल ऑफ लॉ एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस आर नॉट वेस्टर्न इंपोर्ट्स। ठीक है, आर नॉट वेस्टर्न इंपोर्ट्स, डिस्कस दिस स्टेटमेंट इन लाइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब है कि जो कॉन्सेप्ट है ऑफ रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, लैक ऑफ आर्बिट्रेरीनेस ऑफ लॉ, चेक्स एंड बैलेंसेस, ये हमारे संविधान बनने से पहले या ब्रिटिशर्स के भारत आने से पहले भी एग्जिस्ट किया करता था। इस चीज को आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट टाइप इंट्रोडक्शन से शुरू कर सकते हो, जहां पे आप बताओगे कि एंशिएंट भारतीय जो टेक्स्ट होते थे उसमें कानून और जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात होती थी। यहां पे आप एग्जाम्पल देने शुरू करोगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में, जहां बात होती है राजधर्म की, एंड किंग विल बी आंसरेबल फॉर डिपार्चर फ्रॉम राजधर्म। उसके बाद अशोकन इडिक्ट्स की आप एग्जांपल दोगे, जहां पे अशोक कहते हैं कि सदाचार, अच्छा व्यवहार, नैतिक व्यवहार कैसा होना चाहिए, जस्टिस सिस्टम इंपार्शियल होना चाहिए। आप धर्मशास्त्र की बात करोगे तो वहां पे कानून की बात होती है, लॉज की बात होती है। देखना अब इस बात को आप काउंटर भी करोगे, लेटर ऑन यू विल काउंटर एज वेल दैट दिस कंसेप्ट्स हैव बीन एनहांस्ड एंड मेड एंड द चिंक्स और द एरर्स इन दिस हैव बीन इंप्रूव्ड बाय द वेस्टर्न इंपोर्ट। मतलब जो इस सिस्टम में त्रुटियां थी, मिस्टेक्स थी, ड्रॉबैक्स थे, वो सिस्टम की ड्रॉबैक्स को वेस्टर्न लॉज ने इंप्रूव किया है, उनको हटाया है। और ये बहुत बड़ा आपने पॉइंट लिखना है ताकि आप बैलेंस्ड आंसर लिख सको। ये नहीं जरूरी कि जो स्टेटमेंट है उसका आप गुणगान करते रहो, भाई बेस्ट स्टेटमेंट एवर, वाह क्या स्टेटमेंट दी है, जरूरी नहीं होता है। विलेज सभा, पंचायत और हमारे देश में लोकल बॉडीज तो हमेशा से ही काम करती थी, चाहे वो सदर्न इंडिया के उर और सभा हो इन द चोला एम्पायर, या ऊपर वैदिक एरियाज के अंदर आप देखोगे सभा और समिति हो। इसके अलावा मौर्यन और गुप्ता के एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्स्ट में आपको सेपरेशन ऑफ जुडिशियल फ्रॉम एग्जीक्यूटिव पावर के एग्जाम्पल भी दिखेंगी। अब कॉन्स्टिट्यूशन उसको कैसे रिप्रेजेंट करता है ये तो बताओगे, लेकिन काउंटर पॉइंट्स भी दोगे। Counter points means that the modern law, the present law, the today's law which has come because of the Western import, as you say, has enhanced or improved or removed the problems that were there in the existing laws, existing धर्मशास्त्र। मान लो कास्ट बेस्ड या जेंडर बेस्ड जिस तरीके के विधि विधान थे उनको आपने बदला है, चेंज किया है for a modern and progressive society. So that is how you will say that modern constitutional architecture has taken inspiration from India's older civilization. तो जो एग्जिस्ट करते थे उनको चेंज किया गया, लेकिन फॉर द गुड। फॉर एग्जाम्पल, अगर सती प्रथा कुछ पॉकेट्स ऑफ इंडिया में एग्जिस्ट करती थी और लीगली उस पर कोई सवाल नहीं उठता था, तो नए कानून के अंदर उसको बैन भी किया गया। अगर लीगल सिस्टम के अंदर कास्ट बेस्ड पनिशमेंट्स होती थी, तो अब नए सिस्टम के अंदर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेटरी पनिशमेंट्स नहीं होती हैं, विच इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट एज वेल। इसके बाद आप देखोगे कि फोर्थ क्वेश्चन में हम एक डिफरेंट टाइप की इंट्रोडक्शन देंगे, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर, हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए अवेलेबल है, आप ऑनलाइन जा सकते हैं और हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं, जीएस मेंटरशिप फॉर 2027। ये जीएस मेंटरशिप के अंदर आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस इन दोनों की तैयारी साइमल्टेनियसली करवाई जाएगी, लेकिन साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि आपका जो अभी से लेकर 6 महीने का जो फेज है तैयारी का, वो मेंस सेंट्रिक रहेगा। मेंस सेंट्रिक रहेगा, प्री को साथ साथ चलाएगा, लेकिन मेंस सेंट्रिक, मेन सिलेबस सेंट्रिक के हिसाब से हम काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, एग्जामिन द इवॉल्विंग पैटर्न ऑफ सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस in the context of planned development in India and how far have recent reforms impacted the fiscal federalism. This is a UPSC PYQ. ये UPSC का एक PYQ है और इस क्वेश्चन को हम recent occurrence या recent current affairs से इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हमने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं उसमें अलग अलग टाइप की इंट्रोडक्शन देने की हमने कोशिश की है, so that the variety is maintained while we are practicing. जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी वक्त हम वैरायटी को ध्यान में रख के प्रैक्टिस करें। तो 16th फाइनेंस कमीशन ने यह कहा कि हमें कुछ चेंजेस लाने होंगे अपने
फिस्कल डेवल्यूशन फॉर्मूला में, और तब से डिबेट और डिस्कशन शुरू हुआ कि भारत में जो फिस्कल फेडरलिज्म है उसको लेकर क्या और चेंजेस होने चाहिए। तो आप सबसे पहले वंस अगेन यू विल मेक अ डायग्राम where you will show that what are the existing pattern of center state financial relations. कॉन्स्टिट्यूशन के जितने आर्टिकल आप वहां मेंशन करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। एवोल्यूशन बताना है तो आप एक स्टेज प्री नीति आयोग और पोस्ट नीति आयोग, ये दो एवोल्यूशन के तौर पे डब्बे डब्बे से बना सकते हो। जब भी कोई एवोल्यूशन का सवाल आता है, जब भी कोई चेंज को बारे में बात करता है, तो एक टाइमलाइन के फॉर्म में आप अपने आंसर को इमेजिन कर सकते हो। आप देखोगे कि ऐसे बड़े सवाल आते हैं, यूपीएससी मेंस में ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं, और इन सवालों के जवाब अगर आप एवोल्यूशनरी फॉर्म में देना चाहते हो तो दिस इज हाउ दिस वर्क्स, एंड दिस इज वेरी मच समथिंग दैट हैज वर्कड. It has worked for me, it has worked for successful candidates who I have mentored. तो इसीलिए मैं ये टिप्स देता हूं ताकि आप अपने आंसर को बेहतरी कर सकूं। यहां पे आप प्री प्लानिंग, प्री नीति आयोग आइडिया बताओगे कि वहां पे फिस्कल फेडरलिज्म कैसे चलता था, वहां पे एक फॉर्मूला होता था, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अलग टाइप के ट्रांसफर होते थे, प्लान नॉन प्लान ट्रांसफर अलग होता था। सिंपली आपने पॉइंट लिखना है, टॉप डाउन प्लानिंग होती थी। जबकि नीति आयोग के बाद अब एक प्योरली एडवाइजरी काम है, सेंटर का डायरेक्ट प्लान ट्रांसफर अब पैसे का नहीं होता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के जरिए और ज्यादा डेवल्यूशन किया जाता है। नाउ हाउ फार हैव द रीसेंट रिफॉर्म्स इंपैक्टेड फिस्कल फेडरलिज्म? तो ये इवॉल्विंग पैटर्न की हमने बात की, उसके बाद हमें बताना होगा कि रीसेंट रिफॉर्म्स क्या हैं। रीसेंट रिफॉर्म्स इंक्लूड जीएसटी एंड जीएसटी काउंसिल। दे इंक्लूड द इंक्रीजिंग डेवल्यूशन from 32 to 42 and 41% under Finance Commission. It includes the recent change of criteria as far as population data is concerned. 16th Finance Commission में you can mention that a new criteria of demographic performance has been increased. GST compensation को लेकर जो concerns हैं, सेस और सरचार्ज का शेयर बढ़ा है, स्टेट के फाइनेंसेस डिटीरियोरेट हुए हैं, स्टेट्स बहुत सारे ऐसे हैं जो अनसस्टेनेबल डेट में आ गए। ये आपने बताना है। अगर आपने ये नहीं बताया तो आपके इस आंसर में कोई डेप्थ नहीं आएगी, कोई वजन नहीं आएगा। आपका आंसर बस ऊपर ऊपर से चीजों को सरफेस लेवल पे बात करता हुआ नजर आता जाएगा। इसीलिए आपने ये चैलेंजेस बताने हैं, जो चैलेंजेस इस तरीके से देखे जा सकते हैं। एक और इशू जो इमर्ज हुआ है रिसेंटली, वो है जो स्टेट्स के ऊपर बोरोइंग लिमिट्स लगाई जाती है सेंटर के द्वारा by using the article 293। ये तो मैं क्लासेस में अपने बच्चों को पढ़ाता ही हूं। और केरला ने रिसेंटली, आपने देखा होगा, रिसेंटली तो नहीं, अब 1.5 साल 2 साल हो गए, कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला उठाया है कि हमारे ऊपर ये जो बोरोइंग लिमिट लग रही है उसके अंडर कंडीशंस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। वे फॉरवर्ड देना बहुत ज्यादा जरूरी है। They have not asked, but they've asked you about the challenges. They've asked you about how the things have gone till now, some positives which we mentioned and some negatives which we mentioned, and then you will give the way forward. इसको आप डायग्राम के फॉर्म में इस तरीके से बना सकते हो, वे फॉरवर्ड, क्योंकि आपके पास ज्यादा जगह इस क्वेश्चन में नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल जो है उसको कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जजमेंट टाइप इंट्रो। तो हमने कौन कौन सी टाइप की इंट्रो यूज की है आज के मैड में? आर्टिकल टाइप की इंट्रो यूज की है पहले क्वेश्चन में, डेटा टाइप की इंट्रो यूज की है दूसरे क्वेश्चन में, रीसेंट करंट अफेयर्स वाली हमने इस चौथे क्वेश्चन में कवर की थी, और हिस्टोरिकल वाली हमने थर्ड क्वेश्चन में कवर की थी। एक लास्ट तरीका जो इंट्रोड्यूस करने का होता है क्वेश्चन को, वो है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो आप देख रहे हो कि मैंने 5 क्वेश्चन पढ़ाए और पांचों में एक अलग तरीका बताया कि कैसे आप क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप इसी वैरायटी को, इसी वेरिएशन को प्रैक्टिस करते रहोगे तो आई एम वेरी श्योर दैट यू विल गेट गुड एट इट, बट इट डज नॉट मीन कि हमेशा ऐसा ही करना है। अगर आप टॉपर्स की कॉपीज को एग्जामिन करोगे, जो मैंने किया है, ढेरों सारों सैकड़ों टॉपर्स, हंड्रेड्स ऑफ टॉपर्स की कॉपीज को एग्जामिन करके मुझे ये चीज पता चली है कि अगर वो 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो 20 में से 12 से 13 क्वेश्चंस की जो इंट्रोडक्शन होती है वो बहुत ही बेसिक डेफिनेशन टाइप इंट्रोडक्शन ही होती है, लेकिन 7 से 8 सवाल ऐसे होते हैं जिनको वो इन तरीकों से इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे उनके आंसर में वेरिएबिलिटी नहीं, वेरिएशन आता है, डाइवर्सिफिकेशन आता है, जो कि मार्क्स दिलवा रहा है रैंकर्स को मल्टीपल जगहों पे। एक और सवाल जो प्रीवियसली पूछा जा चुका है यूपीएससी के द्वारा, वो है एक्सप्लेन द रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया। एज अ रिजल्ट ऑफ इट हैज द इंडियन सुप्रीम कोर्ट इमर्ज्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल जुडिशरी।
तो इसका क्वेश्चन आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम इस क्वेश्चन का आंसर नॉट 5 ऑल दीज 5 बट इस क्वेश्चन का आंसर स्पेसिफिकली रैना हैना 05 RAINAHAINA 05 इस टेलीग्राम चैनल पे काफी एक्टिव स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं आंसर राइटिंग के अंदर भी अब प्रैक्टिस करवाने लगा हूं बिकॉज आई वॉज स्लाइटली ऑक्यूपाइड इन द लास्ट कपल ऑफ वीक्स आई वॉज नॉट एबल टू डू दैट बट नाउ आई विल बी कंडक्टिंग लाइव आंसर डेली आंसर राइटिंग देयर एज वेल। तो वहां पे भी आप जरूर आ सकते हैं और उस आंसर को सबमिट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के लिए एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से शुरू कर सकता हूं या हुसैनारा खातून केस से भी शुरू कर सकता हूं जिसको पाइनियरिंग इंडियन PIL के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्योंकि PIL या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में जो लोकस स्टैंडाई होता है, लोकस स्टैंडाई मतलब कि कौन कोर्ट के पास लिटिगेशन लेके जा सकता है, केस लेके जा सकता है, क्योंकि वहां पे ये रिस्ट्रिक्टेड है, लोकस स्टैंडाई इज रिस्ट्रिक्टेड। अब PIL के अंदर लोकस स्टैंडाई इज लिबरेटेड। लिबरेटेड का मतलब है कि कोई भी वेल माइंडेड पब्लिक माइंडेड सिटीजन जा सकता है, किसी भी मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ कम्युनिटी का मामला कोर्ट के पास ले जा सकता है। तो यही PIL का फाउंडेशनल बेसिस है। PIL क्यों ग्रो हुआ है, सबसे पहला सवाल यह है, इस पे सीधा चोट करेंगे। इमरजेंसी के बाद जुडिशरी ने एक नया रुख अपनाया क्योंकि इमरजेंसी के दौरान जुडिशरी की पावर्स को बहुत ज्यादा कर्टेल किया गया। इनफैक्ट प्री इमरजेंसी एरा के अंदर कई सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डिसीजन लिए गए जजेस को एलिवेट करने के, वो कंप्लीटली उनकी जो इंडिपेंडेंस को, उनके वर्क एथिक को क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे जस्टिस AN रे को 3 जजेस को सुपरसीड करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया, जबकि उनके ऊपर 3 और सीनियर जजेस मौजूद थे। रिलैक्सेशन और लोकस स्टैंडी होने की वजह से भी आप देखो PIL ग्रो हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एपिस्टलरी ज्यूरिसडिक्शन यूज की है। व्हाट इज एपिस्टलरी ज्यूरिसडिक्शन? एपिस्टलरी का मतलब है कि अगर आप चिट्ठी लिखते हो, पत्र लिखते हो, लेटर लिखते हो किसी जज को, और PIL को पूरे फॉर्मेट में अगर नहीं भी लिखते हो, तब भी वो PIL के तौर पे एक्सेप्ट हो जाती है। एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अ लेटर टू अ जज एज अ PIL। इसके अलावा आप टेक्नोलॉजी की बात करोगे, LPG रिफॉर्म्स की बात करोगे, जिसकी वजह से लोगों के अंदर अवेयरनेस भी जनरेट ज्यादा हुई है, और प्राइवेट सेक्टर की तरफ से राइट्स का हनन या ट्रांसग्रेशन वो भी इंक्रीज हुआ है। दीज आर द फैक्टर्स बिकॉज ऑफ विच द जुडिशियल एक्टिविज्म हैज इंक्रीज्ड एंड PIL हैज इंक्रीज्ड। इसके बाद आप बात करोगे कि कौन सी PIL जजमेंट्स देखने वाली हैं, ये डायग्रामेटिकली दिखा सकते हो। ओल्गा टेलिस केस, MC मेहता केस, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये जरूर आपको पढ़नी। क्या सुप्रीम कोर्ट वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल जुडिशरी बन गया है? तो आप बताओगे कि कुछ चीजों को देखकर तो ऐसा लगता है। स्ट्राइकिंग डाउन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, suo motu cognizance of many topics, and continuing mandamus. What is continuing mandamus? Continuing mandamus means, mandamus का क्या मतलब होता है? mandamus का मतलब होता है you command a public authority or a constitutional or a legal authority to do their constitutionally or legally mandated duty. ये आपका होता है mandamus. Continuing mandamus होता है कि आपने mandamus दिया और उसके बाद आप फॉलो अप भी लेते रहते हो। मतलब आपने मान लो किसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बोला कि 4 हफ्ते के अंदर अंदर आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं या NGOs हैं उनकी लिस्ट हमें बना के दो। उसके बाद अगली हियरिंग में बोला कि इसके बाद ये जो आपने नेक्स्ट काम क्या करना है। तो कंटिन्यूइंग, इट्स नॉट स्टॉपिंग, इट्स कंटिन्यूइंग मैंडेमस व्हिच गोज ऑन टिल यू डू नॉट कंप्लीट द टास्क। तो ये सारे काम जो है सुप्रीम कोर्ट को बड़ा पावरफुल बनाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को पावरफुल बनाने के साथ साथ वी नीड टू लुक फॉर misuse of PIL, publicity interest litigation, delay in disposal of PIL, increasing judicial pendency। तो अल्टीमेटली हम बोलेंगे कि यूनिकली भारत की जुडिशरी वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बन गई है। ऑफ कोर्स मे नॉट बी द स्ट्रॉन्गेस्ट बट वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल जुडिशरी। बट सस्टेन्ड सेल्फ रिस्ट्रेंट also is essential to preserve the legitimacy of the judiciary, because whenever the principle of separation of power will be talked about, no pillar must have extra or excessive powers under their own hands। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखेंगे। मेरे साथ अगर बैठ के आप मेंस 2027 की और प्रीलिम्स 2027 की इंटीग्रेटेड तैयारी करना चाहते हो, जो मैं बच्चों के साथ अभी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों माध्यम में कर रहा हूं, तो जरूर जुड़ जाइए, हमारे इस नंबर पे कॉल कीजिए। थैंक यू। आपको ये सेशन कैसा लगा जरूर नीचे लिखिएगा, और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आंसर करके आप लिख सकते हैं। और आखिरी जो सवाल है, अगर आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे भेजेंगे तो आई विल बी एबल टू रिजॉल्व दैट एज वेल। ठीक है, धन्यवाद।